मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उसको प्लेइंग ग्राउंड फॉर इंडिया नहीं खुला छोड़ सकते, जो इंडिया भी करने जा रहा है। आपको पता है वो आईसी की वो भी 5-6 मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रही है। 6 मुल्क बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ उनके डिप्टीज आए हैं, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। आज अगर हम देखें तो आज हम आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं, डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए था। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। हम सब कुछ कर लेने के बावजूद भी तो 2 पैसे की ऐसा नहीं रखते ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं उठ जाओ उठ जाओ, वो कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाते हैं, वो कहते हैं सो जाओ सो जाते हैं, वो कहते हैं लेट जाओ बैठ जाओ, वो कहते हैं मर जाओ मर जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? कौमें इस तरह जलती हैं क्या? हमारे यहाँ तो ये है कि मैं तो हर सुबह उठता हूँ और मुझे ये डर होता है टीवी ऑन करने से पहले कि आज कहीं और धमाका तो नहीं हो गया। पिछले 3 दिन में आपने 4 धमाके तो सुन लिए है ना। अब मेरा मुल्क अगर ये कॉन्फ्रेंसेस करा के सुबह से शाम तक ये भुगतेगा तो मुझे तो इसकी अफादियत समझ में नहीं आती। मेरे सिर्फ 3 बातें। पहली चीज, हमारे मुल्क ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट इनिशिएटिव सऊदी ने लिया। सऊदी, लेकिन हमारे मुल्क में हमने होस्ट किया और इसको होस्ट करना बहुत खुशाइंद है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उसको प्लेइंग ग्राउंड फॉर इंडिया नहीं खुला छोड़ सकते, जो इंडिया भी करने जा रहा है। आपको पता है वो आईसी की वो भी 5-6 मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रही है। 6 मुल्क बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ उनके डिप्टीज आए हैं, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। इनिशिएटिव ठीक है। ये बात करेंगे। अब मैं तो इस बात में से पीछे हटने को काफ़ी मैं बोल लिया। इनको मैं तीनों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस की है इसी मामले पर, और ये बड़ी ये बात है कि वहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए खारजा मौजूद थे। और बाकी बताएंगे अब बुखारी साहब। देखिए जी, मेरी गुजारिश है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए, असल फोरम इस इशू को रिजॉल्व करने का था यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने इंतहाई कमाल, अक्लमंदी, होशियारी और 2 नंबरी से ये इशू बना दिया इस्लामिक वर्ल्ड का। आप मेरी बात पे तवज्जो दें खुदा के लिए। द राइट फोरम वाज आफ्टर ए वॉर ऑफ 20 years और इन फैक्ट 40 years दिस शुड हैव बीन डिसाइडेड एट द यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो कुछ भी यहाँ फैसले करेंगे वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, ना वर्ल्ड की पावर्स पर बाइंडिंग है, बिकॉज दिस इज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2, 3, 4 काम जो फौरी तौर पे करने के थे, तालिबान आ गए ना वहां, आपकी कनाइवन से आए हैं, आपने बैठ के दोहा में उनके साथ बात की है, फिर रिकग्निशन क्यों नहीं हो रही जी उनकी? दे आर ए कंट्री, दे आर रनिंग, काबुल के ऊपर उनका कब्जा है, दैट मींस दे आर रूलिंग इट, एक्सेप्ट दिस। उसको भी उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया है। तो कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा ओवरऑल इंटरनेशनल इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम नस्ल कुशी का हिस्सा है। ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए। कोई मसला अफगानिस्तान का हल होने नहीं जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5, जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। इंडिया के वजीरे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किस तरह जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है, और उसमें वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं, और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं, और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा। उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है,
देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है, अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए, और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है, और उस पे भी अभी हमें अंदर की कहानियां, थोड़ी जारी बात है, बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई। ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमर चीमा साहब की जानिब जाऊं। कमर चीमा साहब, एक तो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन, दूसरा क्या वाकयातन अमली तौर पर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है, या फिर ये बादियों नजर में बात होती है, इन एक्चुअल हम कहीं ना कहीं जरूर किसी ब्लॉक का हिस्सा है? जी, पहली बात तो देखें, इसमें जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन की अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वेस्ट से आइसोलेटेड है जी। उसकी वजह आप देखें कि इमरान खान ने तकरीबन 3.5 साल में एक भी यूरोप का विजिट नहीं किया जी। किसी लगारी साहब, अमेरिका और ये ओआईसी को अगर हम लें और जितने भी ममालिक अभी शिरकत कर रहे हैं, एक तरफ तो ये, और अभी ब्लॉक की बात की है पीजे मीर साहब ने, अगर हम ये पाकिस्तान, चाइना और रशिया की बात करें, हम तो इकोनॉमिकली बड़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन खित्ते में इंटरेस्ट चाइना का भी है, रशिया का भी है। तो ये ओआईसी का इजलास बुलाना क्यों इतना जरूरी था? और अगर हम सिर्फ चाइना, रशिया और पाकिस्तान मिलकर ही इस मसले को, क्या अकेले तीनों ये ट्रायंगल हल नहीं कर सकता था? मैं वही तो अर्ज कर रहा था कि आप रीजनल नहीं देख रहे हैं मामला को, आप इंटरनेशनल डिक्टेशन पर चल रहे हैं, और आप पिछले 70 साल से जो कुछ उनके कहने पर करते रहे, उसके नतीजे क्या बरामद हुए? उन्होंने कहा कि जनाब इस कश्मीर से निकल आओ और हम इस मसले को हल करा रहे हैं। आप सलामती काउंसिल में और श्रीनगर के करीब पहुंच कर वापस आ गए, और उसके बाद जो है नेहरू ने वहां बैठ गया और अब तक वहां बैठा हुआ है, और उससे आपको यह मसला हल नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि फलां काम करो, हमने फलां काम किया। उन्होंने कहा कि जी सेंटरों में जाओ, हमने कहा सेंटरों में जाते हैं। उन्होंने कहा सीटों में जाओ, हमने कहा सीटों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि नॉन इलाज कंट्री में जाओ, नॉन इलाज कंट्री में जाओ। अपने वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा दो, अपने वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देते हैं। और चलो अफगानिस्तान, चलो अफगानिस्तान, चलो भी हम अफगानिस्तान चलते हैं। वो डॉलर आ रहे हैं, 6 करोड़ डॉलर आ गए, अपना जनरल दिया कहते हैं ये मूंगफली है, और उसके बाद कुछ बढ़ जाते हैं तो फिर वो मामला चल पड़ता है। आप एक अरसे तक अपने मुल्क के अंदर हर बर्बादी को बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ चल रहे हैं। वो आजाद दुनिया जो है वो अपनी फतह कर रही है, कह रही है चार्ली विल्सन की फतह है, अफगानिस्तान की फतह जो है, और वहां पर जो है रूस की शिकस्त जो है वो चार्ली विल्सन की और गस्ट अब्राकोटस की और जॉन हैरिंग की फतह है, और हम सर पीट रहे हैं कि नहीं हमारी फतह है, मुजाहिदीन की फतह है। वो मान के नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं रात के वक्त के दुश्मनों के दोस्त, हम कहते हैं दोस्त हैं, वो कहते हैं बिछ जाओ, हम कहते हैं बिछ जाते हैं। वो कहते हैं कि लेट जाओ, हम कहते हैं लेट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें वो अपना इंटेलिजेंस शेयर करो, हम करते हैं। वो कहते हैं हमें अड्डे दे दो, अड्डे दे देते हैं। हम सारा कुछ कर देते हैं। हम सब कुछ कर लेने के बावजूद भी तो 2 पैसे की हैसियत नहीं रखते ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है।